आज तक स्टोरीज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्राम, इससे पहले आप इस कहानी की 128 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 129 मुलाहिज़ा फरमाएं। टाइगर से उंगली का दबाव हटाते ही गन के दहाने से मौलिक शुआ का इखराज थम गया और उसी के साथ कमरे की फिजा पर मौत का बोझल और ऐसा भरपूर सकूत छा गया कि बस गहरे गहरे सांसों की आवाज़ें ही सुनाई दे रही थी। उसके अंजाम पर तुम्हारा रद्दमल क्या है? मैंने बारी बारी सबके चेहरों का जायजा लेने के बाद सकूत तोड़ने की नीयत से नौजवान रेडियो ऑपरेटर से सवाल किया। कुछ भी नहीं, उसने सपाट और धीमी आवाज में कहा। क्यों? मैंने कदरे हैरत से कहा। बुरा भला वो था तो तुम्हारा अफसर ही। बुरों से निजात मिलने पर खुशी होती है और अच्छों के बिछड़ने पर अफसोस होता है। मशीन में एक पुर्जा गड़बड़ करने लगता है तो उसे फेंक कर उसकी जगह नया पुर्जा लगा दिया जाता है। दूसरे पुर्जों को उस पर गम न करना चाहिए, ना खुशी, क्योंकि यह मशीन चलाने वाले की मर्जी होती है कि वो किस पुर्जे को कब तक चला सकता है। उसने बदस्तूर सपाट लहजे में कहा। वैसे हाक बदजुबान होने के बावजूद नरम दिल था। वो मारा गया है तो यकीनन उससे कोई नाकाबिले मुआफी जुर्म सरजद हुआ होगा। वह इस मामले से बिल्कुल आताल्लुक हूं। और तीनों मुहाफिजों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कुछ नहीं कह सकता। वैसे वो हाक के मुंह छिड़े हुए। उसी वक्त कहीं करीब से बैक वक्त कई राइफलें चलने की आवाज आई। उसके साथ ही एक जिगर खराश अधूरी चीख सुनाई थी और वहां मौजूद सब लोग बुरी तरह चौंक पड़े। शायद हमारा आदमी मारा गया। एली नूर तशवीश ज़्यादा लेजम बोली। वो उन्हें गैर मुसल्लह करना चाह रहा होगा और उन्होंने अपना असलहा उसके हवाले करने की बजाय उसी को फूंक डाला। होशियारी से और बाहर निकल कर उन्हें घेरो। मैंने गन बोर्ड से आए हुए बकिया दो मुहाफिजों से मुखातब होकर कहा, अगर वो हथियार डालने पर आमादा ना हो तो बेदरे को उन्हें गोली मार देना। वो दोनों अपनी टामी गन संभाल कर चौकन्ने अंदाज में दरवाजे की तरफ बढ़े ताकि बाहर निकलने से पहले राहदारी की सूरत हाल का जायजा ले सके। उस वक्त मेरी पूरी तवज्जो लम्हा भर के लिए उनकी तरफ मबजूल हुई और उसी असना में मेरी छठी हिस्स ने काम किया और मैं तेजी के साथ अपनी जगह छोड़कर पीछे पलटा तो बेस स्टेशन का बेजरर और गैर जानबदार नजर आने वाला रेडियो ऑपरेटर फिजा में चस्त लगाकर मेरी तरफ आता नजर आया। उसके दोनों हाथ फिजा में फैले हुए थे। शायद उसने मुझे बेखबर पाकर इस्तरारी तौर पर बीम गन पर कब्जा करने का इरादा कर लिया था, जो मेरी नजरों में नाकाबिले मुआफी था। उसे वाकयात की पूरी तफसील का इल्म नहीं था, लेकिन एली नूर उसके सामने मेरे आई मैन होने का जिक्र कर चुकी थी। लिहाजा आई मैन के हथियार पर हाथ डालने की जसारत संगीन जुर्म से कम नहीं थी। मैंने फैसला करने में जरा भी ताखीर किए बगैर 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में बीमन की नाल सीधी की ओर ट्रैगर दबा दिया। नील कुशवा उसकी खोपड़ी में उतरकर फिजा में उड़ते हुए जिस्म में सरायत कर गई और वो जहां था वहीं एक घुटी घुटी सी चीख मारकर कालीन पर गिरा और हल्के से तशन्नुज के बाद बेचान हो गया। बेस स्टेशन का रुख करते हुए मुझे अंदेशा था कि वहां के अमले पर हाथ डालते हुए मुझे अपनी आई मैन की हैसियत बरकरार रखना दुश्वार हो जाएगा और शायद गन बोर्ड का अमला यह समझ ले कि मेरा ताल्लुक शीख के हमदर्दों से नहीं बल्कि दुश्मनों से था। लेकिन हाक के साथ तन्हाई में होने वाली गुफ्तगू के नतीजे में उन सब ने ऐसा रवैया इख्तियार कर लिया था कि मुझे वहां खुलकर मनमानी कार्रवाइयां करने की आज़ादी मिल गई थी। और मजे की बात यह थी कि अपनी उन कार्रवाइयों में मुझे गन बोर्ड के अमले की पूरी हमायत हासिल थी। गनीमत यह था कि बेस स्टेशन वालों के 4 आदमी छुट्टी पर गए हुए थे। हाक अपनी सरकशी और हर्जा सराय की बिना पर मेरे हाथों मारा गया था। रेडियो ऑपरेटर मुझ पर नाकाम हमला करते हुए जहन्नुम वासिल हो गया था और बाहर के 3 मुसल्लह मुहाफिज फायरिंग का आगाज करके खुद ही मौत को ललकार बैठे थे। फायरिंग बाहर से सुनाई दी थी। मुहाफिजों ने राहदारी में झांका तो वो वैरान पड़ी हुई थी। वो दोनों अपनी टामी गन्ने संभाल कर मुतात अंदाज में बाहर निकल गए। उसी वक्त मुझे ख्याल आया कि कहीं आग के मुहाफिज खतरा भांपते हुए गन बोर्ड पर धावा न बोलते। ऐसा होता तो वो सब बेखबरी में मार दिए जाते। रेडियो ऑपरेटर मारा गया। अब ओलिनी से रब्ता कैसे कायम होगा? मैंने इस तरह लहजे में कहा। मैं करूंगी। एलरूर ने प्यार से मेरे गले में बाहें डालकर कहा, क्योंकि हाक के कमरे में उस वक्त मेरे साथ वही रह गई थी। या 2 खौफ आवर लाशें पड़ी हुई थी। तो फौरन रेडियो रूम चलो, मैंने उसे अलग करते हुए कहा, और अपनी खोपड़ी पर काबू रखो। कमाल है कि 2 ताज़ा लाशों के होते हुए भी तुम्हारे दिमाग पर रोमान का भूत सवार है। ओलिनी से अचानक क्या कम पड़ गया? उसने मेरे साथ हाक के कमरे से निकलते हुए सवाल किया। बाहर वाले 3 मुहाफिज यकीनन गैर मुसल्लह किए जाने के मसले पर बिदके होंगे। मैंने कहा। उन्हें रोकने वाला गन बोर्ड का गार्ड था, लिहाजा एन मुमकिन है कि वो तीनों यहाँ रुकने के बजाय गन बोर्ड पर कब्जा करने की कोशिश करें। ऐसा हुआ तो वो लोग मुकाबला किए बगैर बेखबरी में मार लिए जाएंगे। बात उसकी समझ में आ गई। उसने पैनल पर पहुंचते ही चंद स्विच ऊपर नीचे करके ओलिनी से रास्ता कायम कर लिया और बड़ा रास्त असल मौजू पर आकी। बेस स्टेशन पर हाक ने आई मैन की बालादस्ती को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उसके 3 मुसल्लह आदमी बाहर से फायरिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि मायूसी के आलम में वो बर्थ की तरफ दौड़ लगाते और गन बोर्ड पर काबज होने की कोशिश करें। सीढ़ी हटाकर अपने आदमियों को होशियार करो। ओवर। फिक्र ना करो, अरशे से मैं तनहा ही पूरी बटालियन को रोक लूंगा। अब रेडियो रूम में मेरी जरूरत तो बाकी नहीं रही। ओवर। ओलिनी का लहजा पुरजोश था। उस हाल के बाद तुम्हें पूरी आज़ादी है। इस बार एली नूर के बजाय मैंने कहा, गन बोर्ड को बचाने के लिए
मेरी तरफ से तुम्हें हर कार्रवाई का इख्तियार है। जरूरत हो तो मेरे साथी के पास से रिम्ब्रांक को भी हटा लेना। ओवर। एतमाद का शुक्रिया सर। ओलेनी की आवाज़ तो शुक्र से लबरेज थी। बागियों में से जो भी सद में आ गया जिंदा न बच सकेगा। एहतियातन मैं गन बोर्ड को बर से दूर रखने की कोशिश करता हूँ ताकि वो लोग हमारी बेखबरी में कमंड डालकर ऊपर ना सकें। खतरा टलते ही हम बर्थ पर आ जाएंगे। ओवर। मुझे एहसास है कि तुम्हारे पास नफरी कम है। जैसा चाहो कर सकते हो। विश यू गुड लक। ओवर एंड ऑल। मैंने गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ता कर दिया। यहाँ तो ऐसा मालूम हो रहा है जैसे लोग मुद्दत से भरे बैठे थे। एलिनूर ने हैरत से कहा, मगर हमें उनके साथ रहने के बावजूद कभी उनके बागाना अज़ाइम का अंदाज़ा नहीं हो सका। लेकिन मैं दूर होने के बावजूद इन हालात से बेखबर नहीं था। मैंने संजीदगी के साथ कहा, ये तो मैं बार बार कह रही हूँ कि तुम लोग आम सतह से बहुत बुलंद हो। तुम्हारी सोच और फैसलों के अंदाज को समझना हम जैसों के बस का रोक नहीं। ऐसा ना होता तो शी आज आलमगीर सतह पर काम न कर रही होती। उसी वक्त हमारे करीब से टामीगन की खौफनाक तड़तड़ाहट सुनाई थी और चंद सालियों बाद यके बाद दीगरे राइफल के 2 फायरों के होलनाक धमाके गूंजे और मेरे मुंह से बेख्तियार इत्मीनान का एक गहरा सांस आजाद हो गया। बड़ा गहरा सांस लिया है, क्या बात है? एलिनूर ने शौक लहजे में सवाल किया। मुझे हैरत थी कि उससे खून अशाम माहौल और असाब शिकन बारूदी बरसात का एलिनूर के जहन पर कोई असर नहीं था। मुझे खुशी हुई है कि वो गन बोर्ड की तरफ जाने के बजाय इन ही अतराफ में मौजूद है। बेमकसद फायरिंग करके उन्होंने अपनी कमीन गाहें जाहिर कर दी है। अब वो जल्द ही घेर लिए जाएंगे। बाहर बहुत सर्दी थी, तुम थक भी गए होगे। क्यों ना हक के कमरे में हम अपनी कामयाबी का मुख्तसर सा जश्न मना डालें। उसने पुरमुसर्रत लहजे में तजवीज़ पेश की। बर्फानी हवाओं ने चाहे तुम्हारी खोपड़ी जमा दी है। वहाँ 2 भयानक लाशें पड़ी हुई हैं, तुम लाशों पर जश्न मनाओगी? मेरा तो ख्याल था कि आई मैन होने की वजह से तुम्हारा दिल भी पत्थर होगा, मगर दिल पत्थर नहीं है, जब भी तो तुम्हारे दाम में आ गया। मैंने उसे बात पूरी करने का मौका दिया बगैर कहा, जब तक उनका एक भी आदमी जिंदा है मेरी तशवीश दूर नहीं हो सकेगी। जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ होता है। इस वक्त बागियों से हमारी जंग जारी है और मुझे तुमसे मोहब्बत है, इसलिए मुझे हक का आरामदेह कमरा याद आ रहा है। तुम चाहोगे तो मैं उन दोनों लाशों पर चादरें डाल दूंगी। असलन हमें बाहर निकलकर अपने आदमियों की मदद करना चाहिए। वो 2 हैं और दुश्मन 3। मैंने मुलामत अमेज लहजे में कहा, हो सकता है कि हमारा तीसरा आदमी मरा ना हो, सिर्फ जख्मी हुआ हो। वो बेपरवाही से बोली। उनकी टामी गन्ने खामोश हो गई तो हम बाहर निकलेंगे, उस वक्त मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। उसने मेरा बाजू थाम लिया और मुझे हाक के कमरे की तरफ ले जाने के लिए जोर आजमाई करने लगी। मालूम होता है कि उस कमरे से तुम्हारी माजी की कुछ यादें वाबस्ता हैं जिन्हें तुम मेरे साथ ताज़ा करना चाहती हो। मैंने उसकी तरियाहट के आगे हथियार डालते हुए तंजिया लहजे में कहा, वहाँ उम्दा शराबें मौजूद हैं, लेकिन हाक कभी इखलाकन भी किसी को पेशकश नहीं करता था। आज उस कमरे की हर चीज़ पर हमारा तसर्रुफ होगा। वो तो तुम्हारे हुक्म के सामने बेबस हो गया, वरना उसके कमरे में कोई फटक भी नहीं सकता था। हाक के कमरे में पहुंचकर एलिनूर ने वाकई दोनों लाशों पर गहरे रंग की चादरें डाल दी। मैंने सोफा संभाल लिया और एलिनूर ने साकी गिरी की तैयारियां शुरू कर दी। दूसरे चक्कर में वो ट्रे लेकर आई तो 2 गिलासों के साथ मखमल की थैली में रॉयल सल्यूट की हसीन बोतल भी मौजूद थी, जो स्कॉच विस्की की मादर मुअज़्ज़म तसव्वुर की जाती है। मैदे में हरारत पहुंचने के बाद उससे कबल एलिनूर के दिमाग पर रुमान की गिरफ्त मजबूत होती, मैंने हाक की आखिरी धमकी का जिक्र छेड़ दिया। हम लोग तो खुशकी के रास्ते से भी निकल सकते हैं, लेकिन गन बोट इस अखाड़ी में कैद होकर रह जाएगी। मेरे लिए यह ख्याल सुहाने रूह बना हुआ है। अगर तुम इस बारे में सोच रहे हो तो मुझे पूरा यकीन है कि जल्दी इस मसले का कोई हल भी तलाश कर लोगे। उसने अपना गिलास फिजा में लहराते हुए कहा, हल तो जरूर है, मगर इस पर अमल करते हुए मुझे दुख होगा। मैंने उदास लहजे में कहा, वो क्या? एलिनूर मुतजस्साना अंदाज में मेज पर मेरी तरफ झुकाई। सब कुछ कंट्रोल रेडियो रूम से मुंसलिक है, इसलिए रवानगी से पहले रेडियो रूम की तनसीबात तबाह कर दी जाएं तो हर चीज़ नाकारा होकर रह जाएगी। जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, वो बोली। मुमकिन है कि मॉनिटरिंग यूनिट और लॉन्चर्स में बराह रास्त कोई ताल्लुक हो। फिर इसका सोच रेडियो रूम में कैसे आ गया? ये कहकर मैंने कदर तवक्कुफ किया, फिर खुद ही बोला, हर लॉन्चर में एक मिसाइल होगा। हम रवानगी से पहले बटन दबाकर सारे मिसाइल फायर कर देंगे। इस तरह हमारे लिए कोई खतरा नहीं रहेगा। रेडियो रूम की तनसीबात भी एहतियातन तबाह करना होगी ताकि कोई दूसरा ट्रैप हो तो वो भी नकारा हो जाए। ये हो सकता है, वो सारी लाते हुए बोली। लॉन्चर्स की लोडिंग तो खुद ही करना पड़ती है। एक मिसाइल फायर होने के बाद तमाम लॉन्चर्स नाकारा हो जाएंगे, मगर इसमें एक खतरा है। मैंने अपना गिलास खाली करते हुए कहा, हमें कुछ इल्म नहीं कि लॉन्चर किस रुख पर नस्ब है। अगर अंधाधुंध फायर बटन दबा दिया तो कोई मिसाइल इधर या गन बोट की तरफ भी आ सकता है। ये सब तुम सोचते रहो, मुझे तो सुरूर आ रहा है। वो दोनों खाली गिलास भरते हुए बेपरवायाना लहजे में बोली, इस वक्त तो मौसीकी सुनने को दिल चाह रहा है। बाहर से वक्फे वक्फे से टामी गन्नों और राइफलों का शोर उभर रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे दोनों फरीक एक दूसरे की पोजीशन से आगाह होने के बाद मुकाबले पर डट गए हों। एलिनूर अपने ख्वाबनाक तसव्वुरात की दुनिया में मगन थी और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि सूरत हाल से कैसे निकला जाए। इम्कान ये था कि लॉन्चर्स का रुख उस खुफिया आबी गुजरगाह की तरफ होगा जिसकी हिफाजत के लिए मॉनिटरिंग के आलात लगाए गए थे। लिहाजा मैंने काफ़ी सोच विचार के बाद फैसला किया कि आखिरी तजवीज़ ही मुनासिब थी।
जिस पर अमल की इब्तिदा फौरी तौर पर की जा सकती थी। मैं हाक की मेज की तरफ गया तो अली नूर भी मेरे साथ लगी चली गई। मेज पर लॉन्चर के लिए एक अलहदा स्विच मौजूद था जिससे कई रोशनियां मुंसलिक थी। उस वक्त तमाम रोशनियां लॉन्चर्स को असेंड बाय जाहिर कर रही थी। स्विच को हरकत देकर मैंने हर लॉन्चर को रेडी किया। सुर्ख रोशनियां एक के बाद दीगरे चल उठी। फिर मैंने धड़कते दिल के साथ पहला फायर बटन दबा दिया। उस लॉन्चर की सुर्ख बत्ती बुझ गई और सब्ज बल्ब रोशन हो गया, जिसके नीचे लिखी हुई तहरीर से जाहिर हो रहा था कि उसे चार्ज किए बगैर दोबारा फायर नहीं किया जा सकेगा। पर मुश्किल चंद सेकंड गुजरे थे कि फिजा में एक घुटा घुटा सा मगर शदीद धमाका हुआ और जमीन लर्ज कर रह गई। आवाज से मालूम होता कि मजाइल सेरे आप पटा है। अली नूर बोली, उसकी आवाज पर खुमार के हल्के हल्के असरात नुमाया हो चले थे। और अब दूसरा, ये कहते हुए मैंने दूसरा बटन दबा दिया। थोड़े से वक्फे के बाद दूसरे मजाइल का धमाका ज्यादा शिद्दत के साथ सुनाई दिया और पूरा कमरा लर्ज कर रह गया। मेरा अंदाजा था कि दूसरा मजाइल धारीदार पहाड़ियों से टकरा कर पटा था। मुझे ख्याल हुआ कि कहीं गन बोट वाले उन धमाकों से हरास न हो जाए, लिहाजा मैं अली नूर को वहीं छोड़कर रेडियो रूम की तरफ हो लिया। उसे एक बार गन बोट से रेडियाई राब्ता कायम करते देखकर मैंने उस ऑपरेटर्स का इस्तेमाल बखूबी समझ लिया था और खुद उसे काम ले सकता था। रेडियो रूम में दूसरी तरफ से पहले ही उलीनी चीखने पर मजबूर हो रहा था। मैंने अंदर घुसते ही बटन दबाकर उसकी काल की वसूली का इशारा दिया और वह फौरन ही शुरू हो गया। अभी भी दो खौफनाक धमाके हुए, पहला समंदर में और दूसरा चट्टानों में हुआ। दूसरा मजाइल मैंने खुद फिजा में उड़ते देखा था। हम शदीद खतरात से दो चार हो चुके हैं। ओवर, खतरात टल रहे हैं। मैंने कहा, सिर्फ दो धमाके और होंगे, उसके बाद रास्ता साफ हो जाएगा। तुम बेफिक्र रहो, कोई मजाइल तुम्हारी तरफ नहीं आएगा। ओवर। खुदा का शुक्र है। गहरी सांस के साथ उलीनी की आवाज उभरी। मैं तो समझ रहा था कि हमारे दुश्मन गन बोट की तलाश में मजाइल फायर कर रहे हैं और किसी भी लम्हे हमें गर्क कर देंगे। ओवर। मैं जवाब भी नहीं दे पाया था कि अचानक तीसरा धमाका हुआ और फिर फौरन ही उन सबसे शदीद चौथा धमाका भी हो गया, जिसने मुझे बुखला कर रख दिया। ओलेनी कॉलिंग, दो धमाके और हुए। रेडियो ऑपरेटर पर ओलेनी की खौफजदा आवाज उभर रही थी। आखिरी धमाका हमारे बहुत करीबी समंदर में हुआ है और पूरी बोट लर्ज कर रह गई। ओवर। फिक्र ना करो, अब सुकून रहेगा। ओवर एंड ऑल। मैंने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा और सिलसिला मुनक़ता करके भंडाया हुआ हाक के कमरे की तरफ हो लिया। वहाँ अली नूर अस्काच का गिलास हाथ में लिए हुए खाक की मेज के करीब खड़ी दीवानावार हंसे जा रही थी। ये क्या हरकत थी? मैंने उसके शाने पकड़कर उसे झंझोड़ते हुए गुस्से से सवाल किया। सारे बटन दबा दिए मगर सिर्फ दो धमाके हुए। उसने अपनी मखमूर आंखें मेरी आंखों में डालकर मासूमाना लहजे में कहा, मैंने सोचा कि मुझे भी तुम्हारा कुछ हाथ बटाना चाहिए। तुम शराब पीकर नाकाबिले बर्दाश्त होने लगती हो। मैंने उसके शाने छोड़ते हुए तलख लहजे में कहा, तो छोड़ क्यों दिया? वो नशीली आवाज में बोली, मुझे नोचो मारो, मेरी हड्डियां तोड़ डालो। मैंने उसका हाथ थाम कर उसे सोफे पर धकेल दिया और उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि मेरे जाते ही मौका पाकर वो आनन फानन में पूरा एक गिलास खाली कर गई थी जो उसे लग गया था। फायर फायरिंग के तबादले में शिद्दत आ चुकी थी, लेकिन किसी तरफ से कमजोरी की कोई अलामत जाहिर नहीं हो रही थी। मैं थके हुए अंदाज में सोफे पर बैठ के और अली नूर अचानक मेरी गोद में सर रख कर रोने लगी। मेरे लिए वो गैर मुतवक्का सूरत हाल सख्त मज़हक का खेज थी। मेरा सारा गुस्सा काफूर हो गया और मैं बुखलाकर उस मदहोश लड़की को खामोश कराने की नाकाम कोशिश करने लगा। कैदी की पिंडलियां बुरी तरह छलनी हुई थी और चेहरा भी लहूलुहान था। उसकी आंखों में मौत का खौफ छलक रहा था। गनबोर्ड के दोनों मुहावजों की हालत भी अबतर थी, लेकिन तवील मुकाबले के बाद वो अपने कदमों पर चलते हुए कैदी को घसीटते हुए लाए थे। शायद उन्होंने उसे जेर करने के बाद ठोकरों से बुरी तरह मारा था, क्योंकि कैदी को किसी पहलू चैन नहीं मिल रहा था और अपने जिस्म की हर जुम्बश के साथ वो मुसलसल करा रहा था। तुम्हारा तीसरा साथी कहाँ है? मैंने गनबोर्ड के मुहावजों से मुशफ़क़ाना लहजे में सवाल किया। हमारे पहुंचने तक वो ठंडा हो चुका था। इनमें से एक मुतासवाना लहजे में बोला, असला छोड़ने के मुतालबे पर उन्होंने करीब से फायर करके उसकी खोपड़ी उड़ा दी थी और उसके दोनों साथी वो मुकाबला करते हुए मारे गए। उनकी लाशें बाहर पड़ी हुई हैं। ये बहुत मुश्किल से काबू में आया था, इसलिए हम इसके अजियत के लम्हात को तूल देने की नीयत से कैदी बनाकर यहाँ ले आए। तुम गन बोट के मुहाफिज को पहचानते थे? मैंने सर लहजे में कैदी से सवाल किया और उसने इस बात में सर हिलाकर मकतूल से अपनी शनासाही का एतराफ़ किया। फिर उसके मुतालबे को तस्लीम क्यों नहीं किया? मेरा लहजा सख्त हो गया। हमारी बहन से खुद मिलना चाहते थे क्योंकि इस बेस स्टेशन की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी थी। उसे अटक अटक कर जवाब दिया, हम किसी के कहने पर अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं हो सकते थे। और अब क्या ख्याल है अपनी जिम्मेदारियों के बारे में? मैंने तल्ख लहजा में कहा, हमने बदनीसी से काम नहीं लिया। वो कमज़ोर मुदाफ़ाना लहजा में बोला, जो काम हमारे सपुर्द था उसे हद्दुल इम्कान पूरा करने की कोशिश की और तयशुदा तरीके से निराफ नहीं किया। अगर वो हमें असलहे समेत अंदर आने देता तो हम सिल्वर आई देखते ही अपने हथियार आईमैन के कदमों में डाल देते। ये कैसे मान लिया जाए जबकि हाक ने सिल्वर आई देख लेने के बावजूद तुम लोगों के बल पर बगावत कर दी थी। उसे यकीन था कि तुम लोग आते ही उसके हक में पांसा पलट दोगे। ये उसकी खाम ख्याली थी। वो कराते हुए बोला, वो हमारा अफसर ज़रूर था मगर हमारी वफादारियाँ उसके नहीं, शी के साथ थी। मैंने गन बोर्ड के एक मुहाफिज को इशारा किया और हाक के कमरे की फिजा टामी गन की आवाज़ से गूंज उठी। कैदी का सीना और चेहरा बुरी तरह छलनी हो गया।
और उस नीम जान ने फौरन ही जान दे दी। मेरे नज़दीक उसे जिंदा रखना अपना वक्त बर्बाद करने के मुतरादिफ होता, क्योंकि वो बहुत निचली सतह का आदमी था और उसे कोई ऐसी बात मालूम होने की उम्मीद नहीं थी जो मेरी मुहिम के लिए सूदमंद साबित होती। वैसे मेरी बुनियादी हिकमत अमली ये थी कि गन बोर्ड के बेस स्टेशन की तबाही के किसी भी चशमदीद गवाह को जिंदा न छोड़ा जाए, ताकि शी के आला उहदेदारों को अपने असल हरीफ का कोई सुराग न मिले। इस अड्डे की तबाही का राज उसी वक्त फाश हो सकता था जब शी वाले बाहर से राब्ता कायम करने की कोशिश में नाकामी के बाद कोई तफ्तीशी मुहिम इधर रवाना करते, जो खंडरात और चंद लाशें दरियाफ्त करके वापस लौटती, या फिर अगली शाम छुट्टियां गुजार कर वापस आने वाली उस तबाही की इतलात समेत अपने किसी करीबी अड्डे से रजू करते। अब रेडियो रूम की सारी तनसीबात को तबाह कर दो। मैं जख्मी मुहावजों से मुखातब होकर कहा, ऐसा न हो कि वहां से अब भी कोई खतरनाक सर्किट ऑपरेट होने का इम्कान हो। गन बोर्ड की वापसी से कबल हमें खतरे की हर इम्कान का सद्दबाब करना होगा। मैंने वो तफसील इसलिए बयान की कि वो मेरे फैसले के जवाब को भी समझ लें। पर सूरत दीगर उनके ज़हनों में शी से मेरी वफादारी के बारे में संगीन शुबहात जन्म ले सकते थे। इजाज़त हो तो रेडियो रूम में पेट्रोल फैलाकर आग लगा दें। एक मुहाफ़िज़ ने झिझकते हुए सवाल किया, ऐसा ना हो कि तोड़ फोड़ में कोई अहम चीज़ तबाह होने से रह जाए। इस फैसले पर मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन हमारी सलामती के लिए ये नागुज़ीर है। मैंने गंभीर लहजे में कहा, जब तबाह करना ही है तो आग लगा दो, हर चीज़ को खाकस्तर कर दो। सवाल करने वाले ने मेरा शुक्रिया अदा किया और वो दोनों हाथ के कमरे से निकल गए। अब तुम भी उठो वरना यूं ही कोयला बन जाओगी। मैंने अली नूर से कहा, मैं इस वक्त खुद को फूलों से भी हल्का महसूस कर रही हूँ। उसे ख्वाबनाक लहजे में कहा, तुम कितने अच्छे हो कि मेरा इतना ख्याल रखते हो। तुम्हारी बाहों में मुझे मौत भी आई ना तो वो बहुत हसीन होगी। उठो, मेरा पेट्रोल के शोलों में जल्द मरने का कोई इरादा नहीं है। मैंने चिल्ला कर कहा। वो दोनों पेट्रोल के कनस्तरों की तलाश में गए हैं और जल्द ही वापस लौटेंगे। और ये तीनों लाशें, उसने उठते हुए सवाल किया, अपने गुनाहों की चिता में खुद ही चल जाएंगी। मैंने ये कहते हुए रॉयल सल्यूट की बोतल उठा ली जो अभी निस्फ से ज्यादा भरी हुई थी। मैं सब कुछ सुन और देख रही थी। वो कमरे से निकलकर राहदारी में मेरे साथ नकासी के रास्ते की तरफ बढ़ते हुए सरूर आमेज लहजे में बोली, लेकिन बोलने को दिल नहीं चाह रहा था। तुम्हारा हर फैसला अटल और बहुत नपातुला होता है, जिस पर किसी हर्फ गिरी की गुंजाइश नहीं होती। रेडियो रूम की तबाही का फैसला तुम्हारे लिए तकलीफ थे, लेकिन नागुज़ीर था। आदमी को बहुत सी तकलीफ से बातें बर्दाश्त करना पड़ती है। मैंने खुश्क लहजे में कहा, तुम्हारे सदा मुस्कुराते चेहरे और मलाहिर रूप पहले सरापा के कुर्ब की आरजू एडमिरल समेत न जाने किस किस के दिल की हसरत बनी रही होगी, लेकिन गोलियों की घन गरज और लाशों की मौजूदगी में मेरा दिल तुमसे गुरेजा था। मैंने जो कुछ जतन किए वो सिर्फ तुम्हारी अश्क शोई के लिए किए, क्योंकि तुम्हारी नीली आंखों में आंसू मुझसे देखे नहीं गए। तुम असीम आदमी हो। मेरा बाजू थाम कर बोली, काश मैं किसी तरह तुम्हारे करीब रह सकूं। मैं दिल में सुल्तान शाह को याद करके रह गया। खजाला का मिलना या सामने आना तो बाद का मामला था। उससे पहले सुल्तान ही गन बोर्ड पर अली नूर को मेरे करीब ना भटकने देता। वो खूबसूरत लड़कियों को मेरे करीब देख कर ही बुरी तरह भड़कता था, और फिर अली नूर तो गैर मामूली हद तक हसीन लड़की थी। हम दोनों राहदारी अबूर करके हमारे से बाहर निकले तो धुंध में सुबह का हल्का हल्का उजाला सरायत कर चुका था। धुंध भी गहरी नहीं थी। लिहाजा मैंने कुर्बो जवार का जायजा लिया तो दीवार से जरा दूर गन बोर्ड के एक मुहाफिज की बगैर सर की लाश पड़ी हुई नजर आ गई। वो बेचारा सही मानों में मेरे हुक्म पर कुर्बान हुआ था। अफसोस न करो, अली नूर ने मेरे शाने से चिपके हुए सरगोशाना लहजे में कहा, ये सब शतरंज के बेवे 7 मोहरे हैं जिन्हें बड़े मोहरों को बचाने के लिए पिटना ही पड़ता है। मैं दोनों हाथ ओवरकोट की जेबों में डालकर वापस नकासी के रास्ते की तरफ हो लिया। चांदीवार की ओट होने की वजह से काटदार हवाओं का असर न होने के बराबर था। हमें वहां ज्यादा देर नहीं रुकना पड़ा। राहदारी में से पेट्रोल की तेज बू आ रही थी। फिर वो दोनों रेडियो रूम से नकासी के दरवाजे तक कालीन पर कनस्तर लिए पेट्रोल की एक लकीर बनाते हुए बाहर आ गए। मेरी उनकी निगाहें चार हुई और मैंने तिया सलाई जलाकर कालीन के सिरे पर उछाल दी। सिरे पर बहुत ज्यादा भीगे हुए कालीन ने भग की तेज आवाज के साथ आग पकड़ ली और शोले पेट्रोल की लकीर पर सफर करते हुए तेज रफ्तारी से रेडियो रूम की तरफ बढ़े। शी का एक और अहम अड्डा मेरे हाथों हौलनाक बर्बादी का निशाना बन चुका था। मैं अपनी शदीद ख्वाहिश के बावजूद वहां अपनी कोई शनाख्त छोड़ने की जुर्रात न कर सका। मैं शी के बड़ों को जताना चाहता था कि उनके नाकाबिल तसव्वुर वसाइल के बावजूद वो जैसा तनहा और बेबाया इंसान महज अपने अज़्म के सहारे कैसे नाकाबिल फरामोश चरके लगा रहा था। लेकिन मेरा सुराग मिलते ही वो समझ लेते कि गन बोट मेरे कब्जे में आ चुकी थी और गन बोट की तलाश में अपने सारे वसाइल छोड़ कर हमें खुले समंदर में कहीं बिखेर लेते। जबकि मेरा नाम सामने न आने पर कई दिन तक तो वह अपने दुश्मन का तयन करने में मसरूफ रहते, और जब अमूमी अंदाज में गन बोट की तलाश की मुहिम का आगाज किया जाता तो मैं गन बोट से अपना काम लेकर दूर निकल चुका होता। उन दोनों ने इमारत में पेट्रोल इतनी फरागदिली के साथ फैलाया था कि आनन फानन में कई खिड़कियों से होलनाक शोले उठने लगे और फिजा पर कसीब धुआं फैलने लगा। फिर एक खुदनाक धमाके के साथ इमारत की सारी रोशनियां मातूम होगी। गालबन बिजली के तार जलने के बाद जनरेटर को नुकसान पहुंचा था। इमारत को भड़कते हुए शोलों में घिरा हुआ छोड़कर हम पत्थरों वाली पगडंडी पर हो लिए जिसके इख्तिताम पर गन बोट हमारी मुंतजिर थी।
मुझे ज़ाती तौर पर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी, लेकिन वो तीनों उदास थे। उनका एक साथी उस खून शाम मार्के में लुकमा अजल बन गया था और उनकी तंजीम का एक अहम अड्डा खुद उनके हाथों पर बर्बाद हो गया था। हम चारों पथरीली पगडंडी तय करके घाट पर पहुंचे तो वहां मैदान साफ था, बर्थ वीरान पड़ी हुई थी और गन बोट का हद्दे नजर तक कहीं पता नहीं था। तशवीश और तजस्सुस के आलम में हम चारों आंखें फाड़ते हुए बर्थ के सिरे तक आ गए, जहां आगे गहरा पानी हलकोरे ले रहा था, लेकिन धुंध कम गहरी होने के बावजूद न कहीं बोट का हिवला नजर आया, न उसकी कोई रोशनी दिखाई दी। मुकाबले के दौरान तेज रोशनी के साथ वक्फे वक्फे से कई जबरदस्त धमाके हुए थे। अचानक एक मुहाफिज ने हैजान अमेज लहजे में बोलना शुरू कर दिया। कहीं इन लोगों ने शिकस्त सामने देखकर किसी खुदकार निजाम से गन बोट को गर्क न कर दिया हो। धमाका सुनकर मुझे भी यही शुबा हुआ था, मगर उस वक्त मैं अपनी तवज्जो पल भर के लिए भी किसी और तरफ मबजूल नहीं कर सकता था। दूसरे मुहाफिज की आवाज़ पर यक बयक तकान गालिब आ गई थी। वो धमाके हमने किए थे। उस मरले पर एनी नूर भी खामोश न रह सकी। तो मजाल आई मैन ने फायर किए थे और 2 मैंने। हो सकता है कि मेरा ही फायर भटक कर गन बोट को तबाह कर गया हो। मैंने उन्हें यह बताने की जरूरत महसूस नहीं की कि मैंने चारों धमाकों के बाद बजाते खुद ओलेनी से बात की थी और उस वक्त तक गन बोट महफूज थी। मुझे ये भी याद था कि कुमंद के खतरे के पेश नज़र ओलेनी ने गन बोट को घाट से दूर समंदर में हटा ले जाने की बात की थी, लेकिन फिक्र ये थी कि उस वक्त गन बोट की कोई रोशनी भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। आखिर मैंने समंदर की तरफ घूमकर मुंह पर दोनों हाथों से प्याला बनाकर फेफड़ों की पूरी कुव्वत से ओलेनी का नाम लेकर पुकारा और मेरी आवाज़ की बाजगश्त दूर तक गूंजती चली गई। चंद सानियों तक फिजा पर तजस्सुस समेत सकूत छाया रहा। फिर समंदर की जानिब से मेगाफोन पर एक भारी मर्दाना आवाज़ सुनाई थी। इधर घाट पर कौन चीख रहा है? मेरा अंदाजा था कि वो आवाज़ ओलेनी की थी। आई मैन, मैंने दोबारा उस पर चीख कर कहा। शनाख्त क्या है? अंधेरे में मेगाफोन पर सवाल किया गया। सिल्वर आई, मैंने फिर चीख कर जवाब दिया। इधर मैदान साफ हो गया है, हम फौरन पहुंचते हैं। इस बार मेगाफोन पर बोलने वाला का लहजा मोदबाना हो गया था। अल्लाह का शुक्र है कि वो लोग मौजूद हैं। एली नूर ने एक गहरा सांस देकर तशक्कुर हमें इस लहजे में कहा। मैं तो डर गई थी कि कहीं गन बोट तहनशी न होगी। उस असना में समंदर के सीने पर कोहर की चादर में कुछ रोशनियां चल उठी। उन लोगों ने गन बोट की हिफाजत के लिए उसे साहिल से हटाकर तमाम रोशनियां गुल की हुई थी। उस तरह कोहर की आड़ में पूरी गन बोट गायब होकर रह गई थी।